नमस्कार, लोकतंत्र राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। लोकतंत्र राउंडअप में हम लेकर आए हैं इस सप्ताह की कुछ ऐसी बड़ी खबरें जिससे लोकतंत्र पर विश्वास बढ़ता है, राष्ट्रीय और वैश्विक लोकतंत्र मजबूत होता है। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। रोम में 5 दिवसीय शिखर सम्मेलन G20 का आयोजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सदस्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से मुलाकात, द्विपक्षीय संबंधों और आपसी हितों को लेकर हुई बातचीत। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने स्वास्थ्य सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाने पर दिया जोर, कहा चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोग हर आपात स्थिति से निपटने को रहें तैयार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर का निरीक्षण किया, कहा लोकतंत्र के मंदिर की पवित्रता स्वच्छता से ही जुड़ी है, सभी विभागों का किया दौरा। उच्च शिक्षा में शोध और नवाचार पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दिया जोर। गोवा के पेडणे में नए कैंपस का उपराष्ट्रपति ने उद्घाटन किया, कहा उच्च शिक्षा में बहुविषयक विस्तार देना होगा। IIT कोटा के पहले दीक्षांत समारोह को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संबोधित किया, कहा छात्रों को सामाजिक आर्थिक जीवन में बदलाव लाने वाला स्टार्टअप बनना होगा। आत्मनिर्भरता के व्यापक दृष्टिकोण से ही देश का विकास संभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की राजधानी रोम में G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिखर सम्मेलन में G20 सदस्य देश, यूरोपीय संघ, आमंत्रित देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया। शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री ने यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के साथ मुलाकात की। इस दौरान आपसी संबंधों को बेहतर बनाने समेत कई अहम विषयों पर चर्चा हुई। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोम में G20 सम्मेलन से इतर इटली के अपने समकक्ष मारियो ड्रैगी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा की। रोम में G20 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री ने इटली के अपने समकक्ष मारियो ड्रैगी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों का दायरा विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ाने पर चर्चा की, साथ ही व्यापार और निवेश संबंधों के विस्तार पर भी सहमति जताई। As well as the meeting that has just been held with the Prime Minister of Italy, His Excellency Mr. Mario Draghi, the main issues of discussion were those really, if you look at it, those that relate to the G20 summit. There was a discussion on the issue of health recovery, recovery from COVID, economic recovery at a global level. There was a discussion on climate change issues. बैठक के दौरान जलवायु परिवर्तन, अफगानिस्तान समेत क्षेत्रीय और वैश्विक हितों के मुद्दों पर भी चर्चा हुई। हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। The discussion extended to some areas of regional and global interest, including the situation in Afghanistan. The Indo-Pacific were discussed in both meetings. Prime Minister highlighted India's perspectives on climate change, Afghanistan, the Indo-Pacific. The EU leaders, as well as the Italian Prime Minister, did congratulate Prime Minister for India's excellent progress on vaccination, both in terms of the numbers of vaccines actually administered in our country, and also in terms of the percentage of people covered in terms of the first dose. दोनों देशों के बीच स्वच्छ ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने ग्रीन कॉरिडोर परियोजनाएं, स्मार्ट ग्रिड, ऊर्जा भंडारण, गैस परिवहन, हरित हाइड्रोजन विकास और जैव ईंधन को बढ़ावा देने में साझेदारी पर सहमति जताई। To provide fresh impetus to the bilateral cooperation in renewables and clean energy, India and Italy issued a joint statement announcing a strategic partnership on energy transition and agreed to explore partnerships in areas such as large-size green corridor projects, smart grids, energy storage solutions, gas transportation, integrated waste management, waste to wealth, as it's called, development and deployment of green hydrogen, and promotion of biofuels. India and Italy also signed an agreement, statement of intent on textiles cooperation during the meeting. There was a very good discussion on two-way investments, particularly in the clean energy and renewable sector, where Italy has a lot of expertise. And I think this is something that both Prime Ministers agreed to see how we can take forward. इससे पहले इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी ने प्लाज़ो चिगी में प्रधानमंत्री की अगवानी की।
यहाँ प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने स्वास्थ्य सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाने पर जोर दिया है। उपराष्ट्रपति ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में डॉक्टर पिन्नन मनेनी सिद्धार्थ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च फाउंडेशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में ये बात कही। उपराष्ट्रपति ने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों को भविष्य में भी किसी आपात चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। कोविड काल में चिकित्सकों की सेवा की तारीफ करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश के चिकित्सकों ने ये साबित कर दिया कि आखिरकार उन्हें धरती का भगवान क्यों कहा जाता है। उन्होंने हालांकि चिकित्सा पेशे के व्यावसायीकरण पर चिंता जताई। India is being recognized. India is being respected everywhere in the world because of the talent, because of the hard work, because of the contribution of the people, and also the skills that are being exhibited by our people. Other countries, democratic countries, when you compare with them with India, 130 crore people, there are different regions, different religions, different standards, economic this thing, but still we were able to fight it out effectively. Thanks to salute to doctors and also the medical people and also the scientists who came out with Indian vaccine. उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज देश शिक्षा के मामले में अपनी अलग पहचान बना रहा है। भारत के युवा विदेशों में भी अपने हुनर का लोहा मनवा रहे हैं। It's one of the noblest professions, and all of us should always remain committed to the Hippocrates' oath, never deviate from the virtuous path, and maintain highest ethical and moral standards. This is my advice to all the people who are working in the medical field and who are studying medicine, because I am here. I want to particularly stress on that. Human touch. Human touch is very important, which is missing in some of the doctors' patients' interaction today. I feel that every doctor should try. And the government also should focus more and more on medical education, medical infrastructure, more colleges, more universities. Prime Minister declared that every district will have a college. Yes, I'm happy. But every revenue division must have a college. उपराष्ट्रपति ने विजयवाड़ा में राम मोहन पुस्तकालय का दौरा किया और उन्होंने पुस्तकालय की नई वेबसाइट का शुभारंभ भी किया। दामोदरम संजीवया लॉ यूनिवर्सिटी में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने अदालती मामलों में देरी पर चिंता जताई और इसका समाधान निकालने पर जोर दिया। उन्होंने न्याय को आम नागरिकों के लिए सुलभ बनाने की बात कही। When the youth comes forward and then move forward, you must have a passion for the nation. Passion, not fashion. Passion. And whatever profession you take, you must do it with passion for the sake of the nation. This is a service. Legal system also is service. Service to the people. Medical system, service. We should take it as a passion and take it as a mission. उपराष्ट्रपति ने कानून के छात्रों को बदलाव में अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार रहने की बात कही। उन्होंने गरीबी, लैंगिक भेदभाव, निरक्षरता, जातिवाद और भ्रष्टाचार को खत्म करने का भी आह्वान किया। India is recognized and respected worldwide, but there are gaps. There is poverty, 25% of the people. There is illiteracy, 22% of the people. There is gender discrimination. There is no adequate representation of women in parliament, in assemblies, in panchayat raj. Of course, now at least 33% are coming in the panchayat raj. They are not given equal right to property. Why? Discrimination should end. उपराष्ट्रपति ने दामोदरम संजीवया की ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और निस्वार्थ भाव से राष्ट्र सेवा की प्रतिबद्धता को याद किया। जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर उपराष्ट्रपति ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर का दौरा किया। लोकसभा अध्यक्ष का ये निरीक्षण साफ सफाई को लेकर था। निरीक्षण के दौरान ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में नियमित साफ सफाई के साथ ही उच्चतम स्तर की स्वच्छता सुनिश्चित करने की प्राथमिकता पर जोर दिया। संसद भवन में चल रहे स्वच्छता अभियान के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने परिसर में उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं का निरीक्षण किया। लोकसभा अध्यक्ष ने संसद भवन, संसदीय ज्ञानपीठ, संसद संग्रहालय में समिति कक्षों, कार्यालयों और अन्य स्थानों के साथ ही संसद भवन परिसर में मीडिया के लिए उपलब्ध सुविधाओं और अन्य क्षेत्रों का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ओम बिरला ने इस बात पर जोर दिया कि लोकतंत्र के मंदिर की पवित्रता बनाए रखने के लिए इसे साफ सुथरा रखने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ने संबंधित अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश दिए कि संसद भवन परिसर हमेशा स्वच्छ रहे। लोकसभा अध्यक्ष ने संसद भवन परिसर में चल रहे वृक्षारोपण अभियान का भी निरीक्षण किया और CPWD को पौधों का उचित रखरखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। लोकसभा अध्यक्ष ने संसद भवन में ITDC द्वारा संचालित खान पान सुविधाओं का निरीक्षण करते हुए संबंधित एजेंसियों को स्वच्छ, स्वास्थ्यकर और पौष्टिक भोजन की व्यवस्था करने के लिए कहा। उन्होंने अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि खान पान के लिए उपयोग किए जाने वाले क्षेत्रों की नियमित साफ सफाई और फ्यूमिगेशन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। नए संसद भवन के निर्माण के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण अनुकूल मानकों के अनुपालन के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि निर्माण स्थल पर ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए आवश्यक उपकरण लगाए जाएं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि नवाचार ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख चालक है। उन्होंने गोवा के पेंडे में संत सोहिरोबानाथ अंबिया कला और वाणिज्य सरकारी महाविद्यालय के नए परिसर के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने हायर एजुकेशन में मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों के लिए अनुसंधान और नवाचार के लिए सही पारिस्थितिक तंत्र बनाना होगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उच्च शिक्षा में मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच यानी बहुविषयक दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी है। गोवा में कला और वाणिज्य महाविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि विषयों को एक दूसरे से अलग अलग रखने का समय बीत चुका है। As you are all aware, higher education is very important as it provides the much needed trained human resources for various sectors and drive economic growth and societal well-being. Strict segregation of subjects is a thing of past, as the world today is increasingly adopting a multidisciplinary approach in higher education to produce well-rounded individuals and better research outcomes. उपराष्ट्रपति ने वाणिज्य और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में विश्व स्तरीय अनुसंधान का आह्वान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों के साथ साथ मानविकी को समान महत्व देने की आवश्यकता पर बल दिया। Economy where no sector of the economy works in solo. Therefore, equal importance must be given to humanities, even in science and technology institutions, and more multidisciplinary courses should be started by all colleges. Everywhere there is talent. What is required is to recognize the talent, spot the talent, encourage and upgrade the skill. उपराष्ट्रपति ने शिक्षा का भारतीयकरण करने की आवश्यकता बताई। उपराष्ट्रपति ने उच्च शिक्षा में लड़कियों की अधिक संख्या के लिए गोवा की तारीफ की। उन्होंने इसे दूसरे राज्यों के लिए प्रेरणा बताया। फिलहाल समय है एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे लोकतंत्र से जुड़ी कुछ और खबरें। आप देखते रहिए संसद टीवी पर कार्यक्रम लोकतंत्र राउंड अप। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम लोकतंत्र राउंड अप में। शिक्षा की काशी कोटा जल्द ही राजस्थान का प्रमुख IT केंद्र बनकर उभरेगा।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोटा के पहले दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ये बात कही। दीक्षांत समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केवल सभी छात्रों को बधाई देने के साथ ही साथ सामाजिक आर्थिक जीवन में बदलाव लाने वाला स्टार्टअप बनाने की अपील करना भी बेहद आवश्यक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोटा के पहले दीक्षांत समारोह को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने इस अवसर पर सभी छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि ये दिन उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण दिन है। औपचारिक शिक्षा समाप्त कर वो जीवन की नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने छात्रों से कहा कि उन्हें नए जीवन की शुरुआत नहीं करनी, बल्कि लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन में बदलाव लाने वाला स्टार्टअप भी बनना है। आपके यहां से निकलकर आप अपना नया जीवन शुरू करेंगे। इस नए जीवन में नई टेक्नोलॉजी के साथ आप अपने जीवन को शुरुआत करेंगे और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप देश के करोड़ों लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में बदलाव करने में आपका योगदान होगा। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि एक टेक्नोक्रेट के रूप में उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने देश या कंपनी को बदलाव के लिए तैयार करें और इसके लिए छात्र नवाचारों के साथ रचनात्मक प्रतिभा का प्रयोग करें। आज विश्व बड़ी तेजी से बदल रहा है और विश्व को तेजी से बदलने में टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा योगदान है और इस टेक्नोलॉजी के कारण भारत भी नए भारत की ओर बढ़ रहा है। उसके परिणाम भी अभी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी के द्वारा हमने समाज जीवन के हर हिस्से में व्यापक बदलाव लाए हैं और इसीलिए एक टेक्नोक्रेट के रूप में आपका दायित्व ज्यादा बढ़ जाता है और आप अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, नई विधाओं के माध्यम से, नए विचारों के माध्यम से, नए व्यवहार के माध्यम से इस समाज में आप अपना रचनात्मक योगदान देंगे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आज का भारत एक नया भारत है, नई सोच वाला भारत है। हम एक ऐसा विकास चाहते हैं जिसमें सभी भागीदार हों और सभी को लाभ मिले। आज भारत एक नए भारत के रूप में उभर रहा है, एक नई सोच में बदलाव हुआ है। हमने हमारी प्राचीन सभ्यता संस्कृति को भी जीवंत रखा है और आने वाली जरूरतों, आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को भी हमने ध्यान में रखकर अपने विकास की योजनाएं बनाई है। हम किस तरीके से समाज के हर व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी कर सकें, समाज के अंतिम व्यक्ति को टेक्नोलॉजी के माध्यम से लाभ उस तक पहुंच सके, इसके लिए आपके प्रयास व्यापक रूप से आवश्यक है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोविड-19 के बारे में उल्लेख करते हुए कहा कि कोरोना की वैश्विक महामारी ने सिखाया है कि एक कनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट विश्व में आत्मनिर्भरता आवश्यक है। आत्मनिर्भरता का भारतीय दृष्टिकोण व्यापक है, जिसमें देश को उत्पादन, सूचना, संचार और आविष्कार का केंद्र बनाने का लक्ष्य है। हमें आत्मनिर्भर भारत बनाने की आवश्यकता है। ये बात सही है कि टेक्नोलॉजी के युग में दुनिया के अंदर अपने अनुभवों, विचारों, टेक्निकों को साझा करने में व्यापक वैश्विक रूप से काम हम सब कर रहे हैं। भारत भी इसमें अग्रणी क्षेत्र है। चाहे जलवायु परिवर्तन के अंदर आज भारत ने लीड लिए, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर भारत आज नेतृत्व करने की दृष्टि से आगे आया है, लेकिन उसके बाद भी हमें आत्मनिर्भर भारत होना पड़ेगा और आत्मनिर्भर भारत में आपका बहुत बड़ा योगदान है और मैं ये अपेक्षा करता हूं कि आपके इस योगदान से भारत के आर्थिक, सामाजिक जीवन में परिवर्तन लाएंगे, लोगों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनके जीवन को सरल, सुलभ बनाएंगे।
दीक्षांत समारोह में राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री BD कल्ला, राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव निरंजन कुमार आर्य और संस्थान के निदेशक समेत कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष राणा KP सिंह और हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से दिल्ली स्थित उनके निवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने दोनों विधानसभा अध्यक्षों से विविध विषयों पर चर्चा की। इस मुलाकात के दौरान विधायिका से जुड़े कई महत्वपूर्ण मसलों पर विस्तार से मंथन किया गया। विधानसभा में सत्र के दौरान विधायकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के उपाय, बदलते समय में कानून और विधानमंडलों की कार्रवाई, अनुशासन और प्रक्रियाओं की बारीकियों सहित कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष राणा KP सिंह और हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से दिल्ली स्थित उनके निवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने दोनों विधानसभा अध्यक्षों से विविध विषयों पर चर्चा की। विधायिका से जुड़े कई महत्वपूर्ण मसलों पर विस्तार से चर्चा हुई। विधानसभा में सत्र के दौरान विधायकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के उपाय, बदलते समय में कानून और विधानमंडलों की कार्रवाई, अनुशासन और प्रक्रियाओं की बारीकियों सहित कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने गोवा राजभवन में राज्य के प्रख्यात लेखकों, कलाकारों, फिल्म निर्माताओं और सांस्कृतिक हस्तियों के साथ मुलाकात की। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने गोवा के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि देशवासियों को अपना देश जानने के लिए स्वदेश दर्शन जरूर करना चाहिए। साथ में उपराष्ट्रपति ने व्यक्तित्व विकास के लिए मातृभाषा को बेहद आवश्यक बताया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक गोवा की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने गोवा राजभवन में राज्य के प्रख्यात लेखकों, कलाकारों, फिल्म निर्माताओं और सांस्कृतिक हस्तियों के साथ मुलाकात की। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने गोवा के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि देशवासियों को अपना देश जानने के लिए स्वदेश दर्शन अवश्य करना चाहिए। साथ में उपराष्ट्रपति ने व्यक्तित्व विकास के लिए मातृभाषा को बेहद आवश्यक बताया। There are lots of people in India to see. One need not go abroad. Somebody want to go abroad, I have no problem. But there are beautiful places within our country. So I personally feel that we have to promote tourism within India. To know what is Bharat, one must go out and see as many places as possible. Interact with people. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि दीपावली का पर्व उत्सव के रूप में सभी जगह हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, दीपावली का प्रकाश हम सब के अंतर्मन को उत्साह उमंग से तो परिपूर्ण करता ही है, साथ ही मानवता के कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करने की चेतना उत्पन्न करता है। प्यारे देशवासियों, आप सभी को दीपावली महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। भारत त्योहारों का देश है। यहाँ प्रत्येक त्यौहार देश की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक है। ये पर्व हमारे समाज को नई दिशा देने वाला पर्व है। इस त्यौहार में दीपोत्सव का अपना एक विशिष्ट महत्व है। दिवाली का पर्व उत्सव के रूप में देश विदेश में विशेष हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। दिवाली पर चौर फैलाने वाला प्रकाश हम सब के अंतर्मन को उत्साह, उमंग और आनंद से परिपूर्ण करता है। हमें समाज के वंचित, अभावग्रस्त वर्ग के जीवन को नई आशा और नई उम्मीद से आलोकित करने का प्रयास करने की आवश्यकता है। ये पर्व हमें धर्म, सत्य, सेवा, न्याय
और परमार्थ के मार्ग पर चलने का ज्ञान देता है। आपको पुनः दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लोकतंत्र राउंड अप में आज के लिए बस इतना ही। लोकतंत्र से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात, आप हमारे कार्यक्रम लोकतंत्र राउंड अप को संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। मुझे और प्रतिबिंब को दीजिए इजाजत। नमस्कार।